वेलकम बैक एवरीवन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 337 है टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है उस प्रश्न का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्य अकादमी के द्वारा नहीं दिया जाता है? युवा पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, भाषा सम्मान पुरस्कार। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो यही नहीं है। बाकी भाषा सम्मान पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार, युवा पुरस्कार ये दिए जाते हैं साहित्य अकादमी के द्वारा, तो बी है इसका आंसर। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ नामक संस्था द्वारा दिया जाता है। बाकी साहित्य अकादमी द्वारा प्रदत्त पुरस्कारों में शामिल कौन कौन से हैं? साहित्य अकादमी पुरस्कार, भाषा सम्मान पुरस्कार, अनुवाद के लिए पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार। इसके अतिरिक्त एक फाउंडेशन और है इम्पोर्टेंट, के बिड़ला फाउंडेशन, उसके द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन एक संलग्न संस्था है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, खान मंत्रालय, खनन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जलवायु एवं पर्यावरण मंत्रालय। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंडर हो सकता है? ये संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, यानी कल्चरल मिनिस्ट्री। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अधीन राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किसी स्थल को प्राचीन स्मारक या पुरातत्वीय स्थल या विशेष के रूप में चिन्हित करने के लिए अन्य मानकों के साथ उस स्थल का अस्तित्व न्यूनतम कितने वर्ष पुराना होना चाहिए? 100 वर्ष का होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस रचना में अकबर द्वारा एक इत्र विभाग की स्थापना का वर्णन मिलता है? अकबरनामा, फतवाए जहांदारी, आईन अकबरी और एक ऑप्शन में और है तुजुक ए बाबरी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, आईन ए अकबरी। आईन अकबरी में अकबर द्वारा एक इत्र विभाग की स्थापना का वर्णन मिलता है। आईन अकबरी अबुल फजल द्वारा कृत रचना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बने इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, सुलभ सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किस विद्वान ने की थी? सुलभ सूत्र की रचना, सुलभ सूत्र के रचनाकार हैं बोधायन। गणित पर लिखी गई सबसे पहली पुस्तक है यह सुलभ सूत्र, बोधायन द्वारा रचित है। इसमें पाई और पाइथागोरस के समान प्रमेय अवधारणाओं का भी उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। यह है पुस्तक, यह है विषय। सुश्रुत संहिता के सामने शल्य क्रिया लिखा है, पंच सिद्धांतिका के सामने ज्योतिष लिखा है और एक और है आर्यभट्टियम के सामने खगोल विज्ञान तथा गणित लिखा है। और यह है कूट, कौन सा इसमें सही है? तीनों भी सही हो सकते हैं, केवल एक सही हो सकता है, एक दो सही हो सकते हैं, एक दो तीन तीनों सही हो सकते हैं। सुश्रुत संहिता शल्य क्रिया से संबंधित, ठीक है। पंच सिद्धांतिक का ज्योतिष से संबंधित, ये भी ठीक हो गया। और आर्यभट्टियम खगोल विज्ञान तथा गणित, तीनों के तीनों ही हो गए सही। डी है इसका आंसर 1 2 3। सुश्रुत संहिता शल्य क्रिया पर लिखी गई पुस्तक है, तो पहला सही सुमेलित है। और पंच सिद्धांतिका जो है वो बरामहीर के द्वारा लिखी गई ज्योतिष पर आधारित पुस्तक है, तो दूसरा भी सही हो गया। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट द्वारा रचित खगोल विज्ञान तथा गणित पर आधारित पुस्तक है। इसके अतिरिक्त एक है माधव, माधव द्वारा रचित माधव निदान रोग विज्ञान पर आधारित पुस्तक है, ठीक है। तो रोग विज्ञान पूछ ले तो माधव द्वारा लिखित है, और सुश्रुत संहिता पूछ ले तो
सुश्रुत के द्वारा शल्य क्रिया पर लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ये हैं पुस्तकें और ये हैं उनके लेखक। गणित सार संग्रह, सिद्धांत शिरोमणि, तंत्र संग्रह, ब्रह्म स्फुट सिद्धांतिका। गणित सार संग्रह महावीराचार्य, सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य, तंत्र संग्रह नीलकंठ सोमासुतवन और ब्रह्म स्फुट सिद्धांतिका ब्रह्मगुप्त की। तो ए का 4 हो गया, ठीक है, और बी का हो गया 1। ए का 4, बी का 1, सी का ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का हो गया 3, यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3 डी में है। सूची का सही मिलान इस प्रकार है। गणित सार संग्रह महावीराचार्य, सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य, तंत्र संग्रह नीलकंठ सोमासुतवन, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त। एक बार और सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है भाषाएं और सूची 2 में है शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने का वर्ष के साथ उनको सुमेलित करना है। तमिल को, मलयालम को, संस्कृत को और चौथा कौन सा है? उड़िया। एक फ्रेम से बाहर कैसे हो गया ये? देखिए, तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2004 में। मलयालम को 13 में दिया गया, संस्कृत को 2005 में दिया गया और उड़िया को 14 में दिया गया। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर 2 3 1 4। भाषा, शास्त्रीय भाषा का दर्जा तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008, कन्नड़ को 2008, मलयालम को 2013 और उड़िया को 2014 में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गई, और 5 और भाषाओं को वर्ष 2014 में, अभी हाल ही में सितंबर अक्टूबर में शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला है। तो कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है? 11 हो गई है। शास्त्रीय भाषा से संबंधित सभी मापदंडों को पूरा करने के बावजूद पाली भाषा को अभी तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। इस एक्सप्लेनेशन को हटा देते हैं, ये ओल्ड एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा लोकनाट्य केरल से संबंधित नहीं है? कुटियाट्टम केरल से संबंधित है, मुडियट्टू केरल से संबंधित है, कृष्णानाट्टम केरल से संबंधित है, यक्षगान कर्नाटक से है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, यक्षगान जो है कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में किया जाने वाला प्रसिद्ध लोकनाट्य है। इसमें संगीत, संवाद, नृत्य की प्रस्तुति, रंगारंग वेशभूषा और लोक लुभावन श्रृंगार के साथ की जाती है। बाकी कुटियाट्टम केरल, कृष्णानाट्टम भी केरल और मुडियट्टू केरल, इनको आप पढ़ सकते हो कि क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है? बिस्मिल्लाह खां, वंदे अली खां, तानसेन, पुरंदर दास। कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है पुरंदर दास को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। 1884 में कर्नाटक संगीत के लिए महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। 1884 कर्नाटक संगीत के लिए महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। इसी वर्ष पुरंदर दास का आगमन कर्नाटक संगीत में हुआ। उन्हें ही कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? पूछ रहा है। कजरी, होरी, सोहर, छकरी। उत्तर प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य है कजरी, होरी, सोहर, छकरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। छकरी जो है वो कश्मीर से संबंधित सर्वाधिक लोकप्रिय समूह गीत है। यह नूत यानी मिट्टी का बर्तन, रबाब, सारंगी
और तुम्बा कनरी मतलब मिट्टी का ऊंची गर्दन वाला बर्तन के साथ गाया जाता है। बाकी कजरी उत्तर प्रदेश का, होरी उत्तर प्रदेश का, सोहर उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? ऑप्शंस है गोवर्धन दास, भरत मुनि, तानसेन सूरदास। नाट्य शास्त्र की रचना की है भरत मुनि ने। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बना प्रश्न इससे। नाट्य शास्त्र एक व्यापक ग्रंथ है जो प्रमुख रूप से लोक नाट्य से संबंधित है, लेकिन इसके कुछ अध्यायों से संगीत के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके अंतर्गत सरगम, रागात्मकता, रूपों और बाधों के रूप में जानकारी भी मिलती है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है यहाँ पर, पृथ्वी पर रेडियो एवं टेलीविजन के प्रचालन हेतु आयन मंडल उत्तरदायी है। इंग्लिश में आयनोस्फीयर। आयन मंडल में ध्रुवीय प्रकाश की उत्पत्ति होती है क्या? बिल्कुल ये सही है, दोनों के दोनों कथन सी है इसका आंसर। देखिए, पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगें आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर से वापस लौट आती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर रेडियो एवं टेलीविजन का संचालन होता है। इसके अतिरिक्त आयन मंडल में ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति होती है, जो उत्तर ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश के रूप में होती है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं और इसका विस्तार 400 किलोमीटर की ऊंचाई से परे है। यहाँ पर वायु अत्यंत विरल होती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। ऊष्मागतिकी के नियम से किस पिरामिड को संबद्ध किया जाता है? एनवायरमेंट इकोलॉजी में पारिस्थितिकी में 3 पिरामिड हैं, जैव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड और संख्या का पिरामिड। तो ऊष्मागतिकी के नियम से जिस पिरामिड को संबद्ध किया जाता है वो है ऊर्जा का पिरामिड। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, भोजन की उत्पादन दर या उत्पादकता जो कि मुख्य अभिलाक्षणिक गुणों को निरूपित करती है, ऊर्जा पिरामिड द्वारा प्रदर्शित होती है। ऊष्मागतिकी के नियम से ऊर्जा पिरामिड को संबद्ध किया जाता है। जैव भार का पिरामिड और संख्या का पिरामिड जो है वो ऊर्ध्वाधर होते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, तो वो है ऊर्जा का पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। विषाणु को सजीव एवं निर्जीव की कड़ी कहा जाता है। विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोवस्की ने 1892 में की थी। रूस के थे, ब्रिटेन के थे? रूस के ही थे, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, 1892 में अलग से ABCD बनाकर प्रश्न, इवानोवस्की के नाम से अलग से ABCD बनाकर प्रश्न। और कहाँ के थे इवानोवस्की? अलग से ABCD बनाकर प्रश्न। यहाँ तीन तीन छोटे एग्जाम के प्रश्न एक स्टेटमेंट में डाल दिए हैं। देखिए, विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोवस्की ने की थी। कब की थी? 1892 में की थी। विषाणु की प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है, इसी कारण विषाणु को सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है। स्कूल में सुनी होगी ये लाइन। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूट, सातवाहन, चालुक्य, पल्लव। एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, एलोरा जो है वो महाराष्ट्र में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये गुफाएं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, स्टेटमेंट बनाकर प्रश्न बनेगा। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर यहीं पर स्थित है, जो एक रॉक कट यानी शैलकृत मंदिर है। एलोरा के सभी स्मारक राष्ट्रकूट राजवंश के दौरान बनाए गए थे, जिन्होंने हिंदू और बौद्ध गुफाओं का निर्माण कराया। थोड़ा सा और जाने राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में। तो जब उत्तर भारत पर पालों और प्रतिहारों का शासन था, तब दक्कन पर राष्ट्रकूटों का शासन था। इस राज्य के संस्थापक दंती दुर्ग थे, जिन्होंने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ से भी प्रश्न बना है, यहाँ से भी बना है। तो 15 प्रश्न एडेड थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF परचेज कर सकते हैं नंबर इस पर व्हाट्सएप या कॉल करके।